गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है इकोलॉजी। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। बच्चों आज इस चैप्टर का आज हम लोग लगाने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग बात करेंगे स्पीसीज और स्पीसीज के बीच में जो इंटरएक्शन होता है और वो इंटरएक्शन कैसा हो सकता है, बेनिफिटेड भी हो सकता है या दोनों को नुकसान हो सकता है, या एक बेनिफिटेड हो सकता है दूसरे को नुकसान हो सकता है, या एक को बेनिफिट हो और दूसरे को कोई भी फर्क ना पड़े। तो ये जो इंटरएक्शंस के टाइप्स हैं दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, इन सभी इंटरएक्शंस की बात आज के लेक्चर्स में हम लोग करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमें स्टडी क्या करनी है कि दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरएक्शंस होते हैं उनके बारे में। अगर आप देखें बच्चों एक लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपको जो लाइफ हिस्ट्री के वेरिएशंस मिलते हैं। मतलब आप देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर वो पता चला सिर्फ 50 साल में सिर्फ एक ही बार ब्रीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम बात करें पैसिफिक सैल्मन फिश, और सेकंड एग्जाम्पल है इसका बैम्बू के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। बम्बू के बारे में कहा जाता है 50 साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है और एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फिर ये जब सीड लग गए और फाइनली फिर क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए ईल के बारे में आपको पता है ये फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन ये अंडे देने के लिए ओशन वाटर में पहुंच जाती है और वहां पर फाइनली अंडे देने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। सेकंड आप देखिए हिल्सा के बारे में, हिल्सा ओशियन पे रहती है लेकिन ओशियन से ये फ्रेश वाटर में जाती है अंडे देने के लिए और फाइनली वहां पर अंडे देने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश के केस में आप देखें कि दोनों मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखने को मिलता है, इनकी ऑफस्प्रिंग एक बार में बहुत सारी होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू को मैंने आपको बताया था, आर का मतलब क्या होता है कि बर्थ कितनी है माइनस डेथ रेट कितना है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों उसे ही हम बोलते हैं आर की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट्स में या बायोम में सरवाइव करने के लिए। क्लियर है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं और जिन्हें हमें जानना जरूरी है। चलिए बच्चों यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन का इंटरएक्शन होता है। पॉपुलेशन का इंटरएक्शन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशंस का मतलब क्या होता है एक ही स्पीसीज के जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, सॉरी एक ही कंफाइंड एरिया में रह रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उस एरिया की उस स्पीसीज की पॉपुलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक एरिया में कभी भी सिंगल स्पीसीज नहीं रह सर्वाइव कर सकती। याद रखिएगा इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक कंफाइंड एरिया में सिर्फ सिंगल स्पीसीज हो। एटलीस्ट दो स्पीसीज का होना जरूरी है और अगर दो स्पीसीज हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे के बीच में इंटरैक्शन होगा। तो यही सारे इंटरैक्शंस की बात आज के लेक्चर्स में हम लोगों को करनी है। और याद रखिएगा ये जो हमेशा इंटरैक्शन होता है दो स्पीसीज के बीच में हमेशा कैसा होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है। देखो बच्चों ये इंटरैक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक वर्ड आता है जिसमें बोलते हैं हम इंट्रा स्पेसिफिक, और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मान लो दो स्पीसीज हैं ए और बी, अगर इन दोनों स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है। अगर इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मान लो ए स्पीसीज है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं और इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है। लेकिन याद रखिएगा जो इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपेयर ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस के। तो ये भी एक पॉइंट है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले वो टेबल देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है और डिफरेंट टर्म्स वहां पर दिए गए हैं।
आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक स्पीसीज ए है और दूसरी स्पीसीज बी को यहां से डिनोट किया गया है। यहां पर प्लस जो मार्क है वो दिखा रहा है बेनिफिट्स को, जो माइनस मार्क है वो दिखा रहा है घाटे को, नुकसान को, और जो जीरो वाला साइन है दिखा रहा है न्यूट्रल, ना तो बेनिफिट है ना तो नुकसान है। अब जरा समझते हैं यहां पर, और यहां पर जब स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बीच में इंटरैक्शन का जो टाइप्स है उसके आधार पर हम यहां पर इंटरैक्शंस के नेम देंगे। जैसे पहला इंटरैक्शन बोलता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में देखें कि हमेशा दो स्पीसीज के बीच में होगा। यहां पर स्पीसीज ए को भी बेनिफिट हो रहा है जो प्लस से दिखाया गया है, और यहां पर बी है इसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो जिस भी इंटरैक्शन में दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड हो, इस तरीके के इंटरैक्शंस को क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कंपटीशन में हमेशा जो दो स्पीसीज होंगी दोनों का फायदा होगा, सॉरी दोनों का नुकसान होगा। कंपटीशन में क्या होता है? घाटा ही तो होता है। तो जब भी दोनों स्पीसीज को क्या हो? घाटा हो। देखिए माइनस चिन्ह से डिनोट किया गया है, इसका मतलब यहां कंपटीशन हो रहा है। तीसरा पॉइंट है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब आपको पता है, इसमें एक होगा शिकार और दूसरा होगा शिकारी। तो भैया जो शिकारी है उसको तो हो रहा है फायदा, और जो शिकार हो गया उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसको हो गया घाटा। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। आपको पता होता है पैरासाइट और होस्ट। अब जो पैरासाइट है उसको फायदा होगा और जो होस्ट होगा उसको नुकसान होगा। तो देखो पैरासाइट पे हो रहा है फायदा प्लस को, और माइनस का मतलब क्या? होस्ट जो है उस पर हो रहा है नुकसान। होस्ट का मतलब जिसके अंदर वो पैरासाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में बच्चों एक स्पीसीज को फायदा होगा लेकिन दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, इसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। और लास्ट इंटरैक्शन है जिसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एक स्पीसीज को घाटा होता है लेकिन दूसरे स्पीसीज को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। तो इस तरीके के इंटरैक्शंस को बोलते हैं एमेंसलिज्म। अभी जो सारी इंटरैक्शन है बच्चों, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है, यहां पर आपको दे देगा ये साइन दे देगा और आपसे पूछ लेगा किस तरीके का इंटरैक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंटरैक्शंस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन्हीं सभी इंटरैक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए बच्चों, लाइन टू लाइन उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बताया था कि दोनों स्पीसीज क्या हो रही थी? बेनिफिटेड हो रही है अगर साथ साथ रह रही है तो। और ये म्यूचुअलिज्म कभी कभी बच्चों ऑब्लिगेट भी देखने को मिलता है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि अगर साथ साथ रहेंगी तो नुकसान में है, लेकिन अगर ये अलग हो गई तो दोनों की डेथ हो जाएगी, मतलब दोनों अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकती। तो म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है और नॉन ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है। तो याद रखिएगा अगर ये ऑब्लिगेटरी है तो दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, लेकिन अगर दोनों स्पीसीज एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो दोनों की डेथ हो सकती है। यस, अर्थात उनका इंटरैक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अगर साथ साथ है तो बेनिफिटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप अगर ऑब्लिगेटरी है तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर दोनों स्पीसीज आपस में एक दूसरे से अलग हुई तो उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? जैसे आप लाइकेन के केस में आप देखिए, वहां पर एल्गी और फंगी क्या है? साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन अगर एल्गी फंगी अलग हो जाए तो लाइकेन का अस्तित्व तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके चलिए कुछ पॉइंट्स के अगर देखो, लाइकेन्स का एग्जांपल थोड़ा सा दूसरा है, मैंने सिंपल सा लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन लाइकेन का एग्जांपल यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें प्रोटो कॉपरेशन की, तो बच्चों प्रोटो को देखो मतलब होता है प्राइमरी कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन का मतलब होता है शुरुआती कॉपरेशन। ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर साथ साथ हैं तो एक दूसरे को फायदा देंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन, और ये भी एक म्यूचुअलिज्म का ही बच्चों एक टाइप है। जैसे आप देखिए सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। अब यहां पर जो सी एनीमोन है वो क्या करता है? वो हर्मिट क्रैब के छोड़े गए जूठन को खाता है। यस, हर्मिट क्रैब को इससे क्या फायदा है? अब सी एनीमोन्स के जो टेंटिकल्स होते हैं उससे ये हर्मिट क्रैब बचा रहता है, ऑक्टोपस वगैरह से बचा रहता है। तो ये क्या है? एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। सी एनीमोन इसको प्रोटेक्शन दे रहा है और ये इसको खाना दे रहा है। ओके
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें, जैसे आप देखिए क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल बर्ड, या जिसको हम डेंटिस्ट बर्ड के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मांसाहारी हैं, तो जब वो खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस के टुकड़े उनके दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो क्या करता है कि क्रोकोडाइल अपना ऐसे जो बाहर आएगा ऐसे इस तरह से मुंह अपना फैला देगा, और चिड़िया आएगी, कौन सी है, डेंटिस्ट बर्ड आएगी, और उसके बीच बीच में जो मांस के टुकड़े हैं उसको निकालेगी और खा जाएगी। तो एक तो क्रोकोडाइल की दांत की सफाई हो गई, और दूसरी जो डेंटिस्ट बर्ड थी उसको भी क्या मिल गया, उसको भोजन मिल गया। तो एक दूसरे को इन्होंने फायदा दे दिया। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों, म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शंस का ही एग्जाम्पल है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। अगर हम यहां पर तीन टर्म्स है, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। देखो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में अंतर क्या है। पैरासाइट का मतलब क्या है कि अगर पैरासिटिज्म वाला अगर कॉन्सेप्ट है, तो पैरासाइट का मतलब क्या है कि पैरासाइट जिस हाउस के अंदर जाएगा तो वहां रहने के लिए भी जगह उसको चाहिए और खाने के लिए भी चाहिए, मतलब फूडिंग और लॉजिंग दोनों है। लेकिन प्रेडेशंस के केस में क्या है, सिर्फ फूडिंग का आ रहा है। प्रेडेशन के केस में क्या होगा, सिर्फ शिकारी को क्या मिलेगा, सिर्फ शिकार मिलेगा, मतलब फूड मिलेगा। लेकिन पैरासिटिज्म के केस में क्या है कि जो पैरासाइट है उसको हॉस्ट की बॉडी से फूड भी मिल रहा है और उसको रहने के लिए जगह भी मिल रही है, हैबिटेट्स भी मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैरासिटिज्म और प्रेडेशंस के बीच में। अगर आप देखें, चाहे पैरासाइट्स की बात हो या पैरासिटिज्म की बात हो या प्रेडेशंस की बात हो, इसमें आपको एक ही स्पीशीज बेनिफिटेड होगा, है ना। एक में प्लस है, दूसरे में माइनस है। मतलब क्या है, अगर पैरासिटिज्म का केस है तो जो पैरासाइट है, जिस हॉस्ट पे वो पैरासाइट है, वहां पर आप देखिए हॉस्ट को नुकसान हो रहा है और पैरासाइट को फायदा हो रहा है, क्योंकि इसको फूड भी मिल रहा है और इसको हैबिटेट्स भी मिल रहे हैं। आप देखिए प्रेडेशंस के केस में क्या मिल रहा है। प्रेडेशंस के केस में आप देखिए कि यहां पर जो शिकारी है उसको फूड मिल रहा है, तो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो मतलब इन दोनों केस में एक चीज कॉमन क्या है कि एक ही स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरे को नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कमेंसलिज्म की बात करें तो यहां पर एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरी ना तो बेनिफिट होगा और ना ही उसका नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एमेंसलिज्म की, यहां पर एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज है ना तो उसको फायदा है और ना ही उसको नुकसान है। जरा इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बच्चों इसके एग्जांपल की बात करें कमेंसलिज्म में, तो जैसे सपोज दैट कोई ये प्लांट है, मैंगो का प्लांट कितना बड़ा होता है। अब यहाँ पर कोई एपिफाइट्स, अगर यहाँ पे कोई प्लांट इससे सहारा लेके ऊपर की ओर चढ़े, इसके ब्रांचों का सहारा ले, तो इससे इसको क्या बेनिफिट होगा, ना तो इसको कोई बेनिफिट है ना तो इसको कोई नुकसान है आम के पौधे को, आम के पेड़ को। लेकिन ये जो प्लांट है, यस, ये जो यहाँ पर इसके ब्रांच के माध्यम से ऊपर जा रहा है, इसको तो फायदा हो रहा है ना। तो ये किस तरीके का इंटरेक्शन है, इसी को तो हम कमेंसलिज्म बोलेंगे। ओके, सेकंड है हमारा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म की अगर हम बात करें तो जरा दो तीन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, मैंने क्या बताया एमेंसलिज्म के केस में कि जब एक स्पीशीज को नुकसान हो और दूसरी को ना तो नुकसान हो ना तो फायदा हो, तो हम इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। जैसे आपको पता है पार्थेनियम ग्रास वीट के साथ ग्रो करती है। अब पार्थेनियम ग्रास को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वीट को ना तो फायदा है ना तो नुकसान हो रहा है। सेकेंड आप देखिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, आपको पता है कि कुछ फंगी होती हैं जो एंटीबायोटिक रिलीज करती है। अब जब एंटीबायोटिक रिलीज करती है तो उनको ना तो कोई फायदा है ना तो नुकसान है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे ना। यस, अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को रिलीज हो रहा है फंगस के द्वारा तो जो बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। तो एक को क्या हुआ, एक को ना तो कोई फायदा है ना तो नुकसान है, लेकिन दूसरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमने कहां पर देखा है, एमेंसलिज्म में। फाइनली अगर कुछ पॉइंट्स आप यहां पर देखें एक बार में, तो आपको यह समझ में आएगा कि पैरासिटिज्म, प्रेडेशन और कमेंसलिज्म में आपको एक कॉमन पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि यहां पर जो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं वो साथ साथ रहती हैं, क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगी। चाहे आप पैरासिटिज्म की बात कर ले, या तो आप प्रेडेशंस की बात कर ले, या तो कमेंसलिज्म की बात कर ले।
वही पॉइंट्स लिखा है कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंटरएक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, मतलब एक साथ लगभग एक जगह पर रहते हैं लोग। चलो कुछ पॉइंट्स और बच्चों क्लियर करते हैं हम लोग। यस, ये क्या कह रहा है कि जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब भी इंटरएक्शन होगा, और हो सकता है कि दो मे बी नॉट, हो सकता है कि दो क्लोजली स्पीसीज ना भी हो, नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो, तो इंटरएक्शन दो क्लोजली स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है और नॉट क्लोजली स्पीसीज के बीच में भी इंटरएक्शन हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में है बच्चों तो उसको आपको ओके करना है। यस, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यस, अब जरा थोड़ा सा प्रेडेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड और इंटर स्पेसिफिक। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि प्रेडेशंस के केस में आप देखिए प्रेडेशंस में क्या होता है, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। अच्छा, आप देखते हैं कि जब मान लो हिरन है, हिरन अगर घास को चर रहे हैं तो क्या हम हिरन को प्रेडेटर बोल सकते हैं? यस बच्चों, बोल सकते हैं, क्योंकि घास भी तो एक स्पीसीज है और उसका नुकसान हो रहा है और हिरन उसको फायदा हो रहा है। तो हिरन भी क्या है, एक तरीके के प्रेडेटर है और घास क्या है, उसके लिए प्रे हो गया। तो यस, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये प्रेडेशंस का ही, ये भी एक प्रेडेशंस का ही एग्जाम्पल है, मतलब ये भी एक तरीके का इंटरेक्शन है। तो जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और आप जानते हैं जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स भी यस बच्चों प्रेडेटर्स हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सभी प्रेडेटर्स रनिंग करते हैं फूड चेन को और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ऑलवेज अपराइट इन ए पिरामिड। आपको पता है कि जब यहाँ पे अगर नीचे क्या है, अगर यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, टर्सरी है और टॉप है, तो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफर होती है। कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रेडेटर्स के केस में कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रे की पॉपुलेशंस को निश्चित रखते हैं, अंडर कंट्रोल रखते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से प्रेडेटर ना हो तो हो सकता है प्रे की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे सपोज दैट जंगल है, अगर जंगल में शेर ना हो तो हिरन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यस, तो अगर शेर है तो हिरन की पॉपुलेशंस को क्या करेंगे, अंडर कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर शेर को वहां से हटा लिया जाए तो ड्रामेटिकली क्या होगा कि हिरन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी एरिया से प्रेडेटर्स को हटा दिया जाए तो हो सकता है वहां पर कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएं, गायब हो जाएं। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। प्रेडेटर्स आर इन नेचर प्रूडेंस। चलिए, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जरा और पॉइंट समझते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का क्या मतलब होता है कि अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में, उसको खत्म करने में, तो इस तरीके के मेथड्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हमेशा प्रे स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर अपने प्रे को ही ये निशाना साधेगा, निशाना बनाएगा। अगर हम बात करें, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है पियर कैक्टस ओपेंजिया। अब यहां पर कैक्टस ब्लास्टिस जो मॉथ होता है, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ पियर कैक्टस। पियर कैक्टस जो है बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो हो जाए, अगर हम मॉथ को अगर प्रॉपर तरीके से वहां पर इंट्रोड्यूस ना कराएं तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। तो पियर कैक्टस को कंट्रोल कराने के लिए अगर आप कैक्टस ब्लास्टिस को अगर वहां पर इंट्रोड्यूस करा देंगे तो पियर कैक्टस की संख्या क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक वैसे ही आप देखिए, जो मॉस्किटो के लार्वा को जो खाता है वो गैम्बोजिया खाता है। अगर गैम्बोजिया प्रॉपर ना हो तो मॉस्किटो के लार्वा लगातार मॉस्किटो में कन्वर्ट होते रहेंगे और मच्छरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ही तो है, जिसमें हम एक ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जैसे कि मैंने बताया कि दो स्पीशीज के बीच में ही है। अब देखो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज थी अमेरिकन के पैसिफिक कोस्ट में। यहां पर जो स्टारफिश डिजास्टर जो एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स के रूप में रहती थी वहां पर। अब आप देखो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जब स्टारफिश को वहां से हटा लिया गया तो क्या देखा गया कि वहां पर जो इंटरटाइडल एरिया था वहां पर 10 से ज्यादा स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? एक ही साल के अंदर, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहां पर बताया कि प्रेडेटर्स का काम क्या होता है, ये स्पेसिफिक स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बस पानी पी लें, स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और पॉइंट्स। यस, अब देखिए प्रेडेशंस के केस में आप देखिए कि अगर जो प्रेडेटर है लगातार अपने जो शिकार है उसको लगातार उसकी पॉपुलेशंस को कंट्रोल भी कर रहा है, और अगर प्रे जो शिकार हैं अगर अपनी रक्षा के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप करेंगे तो हो सकता है वो गायब भी हो जाए। तो अपने आप की सुरक्षा के लिए आप देखिए कि जो प्रे हैं कुछ मैकेनिज्म्स को भी डेवलप करते हैं, जैसे कमाऊ फ्लैग प्रेइंग मैंटिस है। आपको पता है मोनार्क बटरफ्लाई के केस में आप देखिए मोनार्क बटरफ्लाई टेस्ट, जिसमें इसका जो टेस्ट होता है इतना खराब होता है कि बर्ड अगर एक बार खा ले इसको तो दोबारा इसकी तरफ देखती नहीं है। तो ये क्या है, इसका टेस्ट क्या है, एक तरीके की डिफेंस है उसके लिए। आपने देखा था ना मोनार्क बटरफ्लाई और वायसराय बटरफ्लाई का मैंने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आप जानते हैं कैक्टस में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। अब अगर कांटे हैं तो कोई भी जो हर्बीवोर से उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही खाने की कोशिश करेगा उसके मुंह में कांटे लग जाएंगे। यस, तो उससे दूर भागेगा। अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके जो केमिकल्स होते हैं वो सिडेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसकी वजह से अगर एक बार हर्बीवोर्स उसको खा ले तो उसको नशा आ जाएगा, हो सकता है उनका बीपी बढ़ जाए, तो वो हमेशा अगर एक बार खाने के बाद फिर दोबारा उसको अवॉइड करते हैं। अगर हम बात करें जैसे कैलोट्रोपिस की, इसमें पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो हर्बीवोरस होते हैं अगर वो खा ले तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी प्रेडेटर्स के लिए। जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, स्टाइचिन है, ओपियम है, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं जो डिफरेंट प्लांट में होते हैं, और ये केमिकल्स का एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को प्रेडेटर से बचा ले। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो हर्बीवोर्स हैं वो भी तो प्रेडेटर्स हैं। अगर हिरन घास को खा रहे हैं तो हिरन क्या है, प्रेडेटर है, और घास क्या है, प्रे है। तो ये भी तो प्रेडेशंस का एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या किया है कि भाई प्लांट ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डेवलप कर ली है जिससे ये जो हर्बीवोर्स हैं उनको ना खाएं। क्लियर है बच्चों? जैसे आप देखिए प्रेइंग मैंटिस में क्या होता है, कमाऊ फ्लैग में क्या होता है कि नेचर का जो कलर है उसी कलर में आप मिल जाए। यस, इससे आप बचे रहेंगे अपने प्रेडेटर से। तो इस तरीके के कुछ प्रेइंग डिफेंस मैकेनिज्म भी होती हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती है, आपको पता है, और इवोल्यूशंस के क्रम में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को सरवाइव कराने में। आगे बढ़ते थोड़ा सा और कुछ पॉइंट को समझते हैं। अब अगर हम कंपटीशंस की बच्चों बात करें तो कंपटीशन के केस में हम लोग ने देखा कि दोनों स्पीशीज को क्या होता है, घाटा होता है, मतलब दोनों को माइनस माइनस होगा, और हमेशा क्या होगा, ये इंटर स्पेसिफिक होगा, दो स्पीशीज के बीच में होगा, और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। और मैंने बताया कि जो इंट्रा स्पेसिफिक है अगर एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में है तो ये ज्यादा डेंजरस होगा। जैसे ह्यूमन के बीच में जो कंपटीशन होता है कितना घातक होता है, एक दूसरे की बंदे जान भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुछ फ्रॉम शैलो साउथ में आप देखिए कि अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस एंड रेजिडेंट फिशेस compete for their common food the zooplankton in the lake। अब देखिए यहां पर अमेरिकन लेक में जो फ्लेमिंगोज है और जो वहां की रहने वाली फिशेस है उनके बीच में कॉमन फूड के लिए कंपटीशन हो रहा है। वो कॉमन फूड क्या है, जूप्लांक्टन।
सेकंड देखिए, सेकेंडली रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कंपटीशन वहीं पर होगा जहां पर रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड है तो फिर काहे का कंपटीशन। क्लियर है बच्चों? तो ये भी एक इंटरैक्शन है जो कंपटीशंस के बारे में हम लोग ने देखा। अब कुछ साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी दिए। जैसे अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, या हम बात करें कॉम्पिटिटिव रिलीफ की, या हम बात करें कोनेल्स एलिगेंस फील्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी दो क्लोजली स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो उसमें से एक स्पीसीज जो ज्यादा प्रभावी है वो जीवित रहेगी और जो कम प्रभावी है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी उस जगह से। अगर कमजोर है तो वो गायब हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि एबिंगडन टॉर्टॉइस जो गैलापागोस आइसलैंड में रह रहे थे और घास खाते थे, लेकिन जब उस आइलैंड्स में हम लोगों ने जब कुछ गोट्स को, कुछ बकरियों को वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब गोट्स की जो बकरियां हैं उनको घास चरने की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा तेज होती है इन कंपेयर ऑफ टॉर्टॉइस। तो फाइनली क्या हुआ कि वो सारी घासें जो है बकरियां ही खा जाती थी और इनको जो एबिंगडन टॉर्टॉइस थे उनको फूड मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, वो उस आइसलैंड से एक्सटिंक्ट कर गए। यस, तो फाइनली क्या हुआ, तो ये कहा गया कि भाई अगर दो स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए अगर कंपीट कर रही हैं, यस, और वो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो उसमें से एक स्पीशीज वही सरवाइव करेगी जो ज्यादा प्रभावी होगी और दूसरे को गायब हो जाना पड़ेगा, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब एक्सक्लूड हो जाएगी, वो वहां से गायब हो जाएगी। लेकिन यहां पर आप कुछ ऐसा देखिए कि कॉम्पिटिटिव रिलीफ क्या कह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीफ कह रहा है कि अगर कोई एरिया में कोई अगर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, यस, तो यहां पर आपको एक कॉम्पिटिटिव रिलीज के रूप में क्या देखने को मिलेगा कि एक ऐसी स्पीशीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में है, अगर प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस ड्रामेटिकली। ये कह रहा है कि मान लो दो स्पीशीज है, एक ए है और दूसरी बी है। कह रहा है कि ए स्पीशीज जो है वो एक छोटे से स्मॉल एरिया में यहां पर रह रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके सराउंडिंग जो एक स्पीशीज है वो बी है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया है वो छोटा ही रह गया है। लेकिन अगर इस बी स्पीशीज को यहां से हटा लिया जाए तो ए स्पीशीज का एरिया जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ये कहता है कॉम्पिटिटिव रिलीफ। कॉम्पिटिटिव रिलीफ का मतलब क्या है कि भाई दो स्पीशीज हैं, उसमें से अगर एक स्पीशीज को आप हटा लें तो एक स्पीशीज के लिए फिर क्या हो जाएगा, मजे हो जाएंगे, उसका एरिया बढ़ जाएगा, फूड की और जो अवेलेबिलिटी है वो उसके लिए बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, मेटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीफ। थर्ड पॉइंट्स क्या कहता है, थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये कहता है कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो रॉकी सी कोस्ट है स्कॉटलैंड में, वहां पर साइज में बड़ा और कंपैरेटिवली सुपीरियर बैरंकल बैलेनस वहां पर डोमिनेट करते हैं इंटरटाइडल एरिया में। इन्होंने क्या किया, वहां से एक्सक्लूड करा दिया जो छोटे छोटे बैरंकल्स थे चैथेमेलस फ्रॉम द जोन। जनरल में अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि भाई जो सुपीरियर बैरंकल्स थे जो इंटरटाइडल एरिया में रह रहे थे, वहां से जो छोटे छोटे स्मॉलर बैरंकल्स थे वो वहां से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर था, साइज में बड़ा था, उसने उसको गायब कर दिया। जनरल में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये ज्यादा एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं कंपटीशंस के इंटरैक्शंस में। अगर हम कार्निवोर से इनकी कंपैरिजन करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपके नीट में एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो आपको समझना बहुत जरूरी है और यहां से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। चलिए कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं बच्चों। ये तीन पॉइंट है, एक तो है गेज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है रिसोर्स की पार्टीशनिंग और तीसरा है मैकआर्थर ने क्या बताया। अगर हम बात करें
गेज के कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो इनका कहना यह है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर सेम रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन कर रही है तो वो कभी भी साथ साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, और कंपेटिवली क्या होगा कि जो इंफीरियर स्पीसीज है वो उस जगह से एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और ये तभी ट्रू होगा यदि रिसोर्सेस लिमिटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गास ने क्या कहा? गास ने कहा कि दो क्लोजली स्पीसीज जो एक सेम रिसोर्सेस के लिए अगर दोनों के बीच में कंपटीशन है तो उसमें जो सुपीरियर स्पीसीज है वो सरवाइव करेगी और जो इंफीरियर स्पीसीज है वो गायब हो जाएगी। मतलब सुपीरियर और इंफीरियर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक साथ नहीं रह सकती। अर्थात तो अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेस अगर कंपटीशन कर रही है सेम रिसोर्सेस के लिए, तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। इफ रिसोर्सेस विल बी लिमिटेड, यदि रिसोर्सेस लिमिटेड है तब, नहीं तो नहीं। लेकिन आप देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि भाई अगर दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हैं और रिसोर्स सेम है तो क्या करेंगी? वो उसका बंटवारा कर लेंगे। कंपीट अगर सेम रिसोर्सेस के लिए अगर वो कंपटीशन कर रही हैं तो वो उसका बंटवारा कर लेंगी। वो क्या करेंगी? वो अवॉइड करेंगी कंपटीशन को। कैसे? बाई चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग, मतलब खाना खाने का समय ही बदल लेंगे। भाई जैसे मान लो 24 घंटे है तो कहा भाई कि शुरुआत के 12 घंटे में आपका समय है और लास्ट के जो 12 घंटे उसमें 20 स्पीसीज का टाइम है। तो अगर टाइम अलग हो जाएगा तो एक ही समय में दोनों स्पीसीज आमने सामने नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, तो कंपटीशन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो गई, बंटवारा हो गया। और डिफरेंट फोरगेजिंग पैटर्न या जो खाना खाने की जो बिहेवियर है वो अगर अलग अलग है तो वहां पर भी कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्स की पार्टीशनिंग है वो एक्चुअली गास के कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नकार रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मैकआर्थर क्या कहता है? मैकआर्थर ने तो कहा, पूरी तरीके से नकार दिया गेज के कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसकी? वार्बलर्स की साथ साथ रही हैं, साथ साथ रहती हैं सेम ट्री में। वेयर एबल टू अवॉइड, उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और साथ रहने के लिए इनका बिहेवियरल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं इनके खाने की एक्टिविटीज के रेफरेंस में। अब देखो पांचों स्पीसीज क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है, साथ रह भी रही हैं, रिसोर्स भी सेम है, लेकिन इन्होंने अगर फोरगेजिंग एक्टिविटीज में चेंजेस कर लिए तो कंपटीशंस खत्म कर लिया। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे थे? गास कह रहे थे कि भाई दो क्लोजली स्पीसीज अगर सेम रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर रही हैं तो को एग्जिस्ट, मतलब साथ साथ नहीं रह सकती। तो यहां पर देखिए इसका जस्ट यहां पर क्या दे दिया गया? इसका विरोध कर दिया गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं बच्चों। यस, अब हम जरा बात कर लेते हैं सबसे आप बात कर लेते हैं एक नए आपको पता है पैरासिटिज्म की। ये भी एक इंटरैक्शन है दो स्पीसीज के बीच में, जिसमें एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। फायदा किसको होगा? जो पैरासाइट है। नुकसान किसको होगा? जो होस्ट है। अब यहां पर देखो एक में प्लस हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म के केस में क्या है कि जो पैरासाइट है वो देखो फूड भी लेता है होस्ट से और अपने लिए जगह भी बनाता है रहने के लिए, फूड और हैबिटेट दोनों। लेकिन प्रेडेशन के केस में ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था? प्रेडेशन के केस में प्रेडेटर को सिर्फ फूड मिल रहा था। यहां पर जो पैरासिटिज्म है कभी कभी होस्ट स्पेसिफिक आपको देखने को मिलता है, पर्टिकुलर होस्ट में ही वो पैरासाइट होगा। होस्ट कोपिंग मैकेनिज्म, आपको पता है कि कभी कभी जो होस्ट होते हैं कि पैरासाइट उस पर पैरासाइट ना हो तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिससे पैरासाइट उसके अंदर ना आ पाए। तो जो पैरासाइट है वो भी ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि जो होस्ट ने मैकेनिज्म डेवलप किया हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें। जैसे सिंपल सी बात है कि जो जब परीक्षा होती है तो एग्जामिनर चाहता है कि भाई हम ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करें कि बच्चे नकल ना कर पाए, और बच्चे ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि टीचर्स को पता ही नहीं चले हम नकल कर लें। कुछ ऐसे ही मामला आपको यहां पर देखने को मिल रहा है।
क्लियर है बच्चों? अब अगर हम बात करें पैरासाइट की लाइफ साइकिल की, तो आप देखो अगर ट्रिमेटोड्स के बारे में अगर आप बात करो तो यहां पर आपको 3 होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ह्यूमन लिवर फ्लूक की अगर हम बात करें जो कि ट्रिमेटोड्स है, ये ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है, और फिश और स्नेल में भी अपनी ये तीनों में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मलेरिया पैरासाइट आपको पता है 2 होस्ट होते हैं इसके लिए, मॉस्किटो और ह्यूमन आरबीसी। चलिए कुछ और पॉइंट बच्चों समझते हैं। यस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की। आपको पता है टाइप्स ऑफ पैरासाइट में अगर हम बात करें तो हेमी पैरासाइट्स भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे बात करें होलो पैरासाइट्स की, तो होलो पैरासाइट्स का मतलब होता है कि जब 100% डिपेंड ऑन होस्ट पे, अगर कोई पैरासाइट 100% डिपेंड हो किस पे, होस्ट पे, तो हम बोलेंगे कि होलो पैरासाइट है। जैसे कस्केटा, टोटल स्टेम पैरासाइट, रफलेसिया में देखिए टोटल रूट पैरासाइट, ये सब किसका एग्जांपल है? ये है होलो पैरासाइट्स का। हेमी पैरासाइट्स का मतलब होता है जैसे विस्कम एंड लोरेंथस के केस में, मतलब अर्ध पैरासाइट है, हेमी पैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब होता है जैसे, अगर एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या है कि अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी सरफेस पे रह रहा है तो हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट है, और अगर बॉडी के अंदर चला गया तो एंडोपैरासाइट है। अगर हम मॉस्किटो के बारे में बात करें तो बेटा मॉस्किटो को हम एक्टोपैरासाइट नहीं मानते। इसका रीजन क्या है कि देखो पैरासाइट का मतलब क्या है कि 2 चीजें उसको होस्ट से मिलनी चाहिए। क्या? एक तो उसको मिलना चाहिए फूड, और दूसरा उसको मिलना चाहिए हैबिटेट, मतलब रहने की जगह। तो आप देखो यहाँ पर मॉस्किटो को फूड तो मिल जाता है लेकिन हैबिटेट नहीं है, इसीलिए मॉस्किटो को हम एक्टोपैरासाइट नहीं मानते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए लीच और जो जुए होते हैं ह्यूमंस में, और डॉग्स में जो पिस्सू होते हैं, टिक्स होते हैं, ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। जैसे मैरीन फिश है इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासाइट, कोपोर्ट्स में होते हैं। कस्कटा आप जानते हैं एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि कॉमनली कहां पर देखा जाता है? छोटी छोटी झाड़ियों के पास ये उगता है, और इसने अपना क्लोरोफिल खो दिया है, आपको पता है इसकी लीव्स खो चुकी हैं इवोल्यूशन के क्रम में, और अपना जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट से डिराइव करता है, यस, पैरासाइट्स के फॉर्म पे। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट्स के जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चलिए और बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को और क्लियर करते हैं। यस, सबसे पहले मैंने बताया एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है कि अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर है, वहां पर हैबिटेट और फूड ले रहा है, तो हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट है। ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये देखो, एंडोपैरासाइट लाइफ साइकिल इज मोस्ट एडवांस इन कंपेयर ऑफ एक्टोपैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है। जो एंडोपैरासाइट होते हैं बच्चों, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा एडवांस होती है एक्टोपैरासाइट्स के कंपैरिजन पे। अब हम बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं कि कोयल अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है? वो क्या करती है कि जो कौवे जो घोंसला बनाते हैं, जब कौवे अपने अंडे देते हैं तो उनके अंडे को हटा के गिरा के और स्वयं अपने अंडे रख लेती है। यस, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है? ब्रूड पैरासिटिज्म की है। पैरासिटिज्म क्यों कह रहे हैं भाई? उसने क्या किया? उसने कौवे के अंडे को नष्ट किया ना, तो पैरासाइट ही तो है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे कुक्कू कोयल और क्रो एग के बीच में आप देखते हैं तो ये किस तरह का इंटरेक्शन है? ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। और हाइपर पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक पैरासाइट पैरासाइट्स को ही अपना होस्ट बना ले तो हम इसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। जैसे आप जानते हैं जो बैक्टीरियोफेज और एसर्सिया कोलाई में जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं, अब ऐसे जैसे एसर्सिया कोलाई है ना, ये कहां होता है? हमारे इंटेस्टाइन में। अब एसर्सिया कोलाई पर ये पैरासाइट हो जाता है, कौन? बैक्टीरियोफेज। तो इस किसका एग्जांपल है? हाइपर पैरासाइट का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कंपटीशन की। कंपटीशन में मैंने क्या बताया? कंपटीशन मैंने आपको बताया कि दोनों की, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं कमेंसलिज्म की। कंपटीशन की बात हम लोग कर चुके हैं। कमेंसलिज्म में क्या है कि बच्चों एक स्पीशीज को फायदा है, दूसरे को ना तो फायदा है ना तो कोई नुकसान है।
जैसे आप देखिए कि इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट है और दूसरी स्पीसीज को ना तो नुकसान है और ना ही फायदा है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है कि जैसे एक ऑर्किड का प्लांट है, यस, वो एक इपीफाइट्स के रूप में मैंगो ब्रांच पर रहता है। तो मैंगो की ब्रांच इतनी मजबूत है, उससे ना तो उसको फायदा है ना तो नुकसान है, लेकिन एपीफाइट्स को तो फायदा हो रहा है। तो ये किस तरीके का इंटरैक्शन है? ये कमेंसलिज्म है। अब आप देखिए जैसे बैरंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल benefit while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit। जिस तरह से ना तो मैंगो को कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना तो वेल को बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन बैरंकल्स और ऑर्किड प्लांट्स को तो बेनिफिट मिल रहे हैं। द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। जैसे आप जानते हैं कि जो कैटल को छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाली जो चिड़िया होती हैं, जब कैटल चलते हैं घास में तो बहुत छोटे छोटे जो कीड़े इंसेक्ट होते हैं वो छुपे होते हैं, लेकिन जब कैटल उनके ऊपर चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे दब जाते हैं, तो उनको बहुत आसानी से जो उन चिड़ियों को बहुत आसानी से इंसेक्ट खाने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो इससे कैटल को ना तो कोई फायदा है ना तो नुकसान है, लेकिन उन चिड़ियों को तो फायदा है जो उनके पीछे पीछे चल रही है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। Interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देखा था शार्क एंड पायलट फिश। शार्क के ऊपर क्या होता है? पायलट फिश उसके ऊपर सवार हो जाती है और जो इसका खाना छूटता है वो इसको पायलट फिश को उससे फायदा हो जाता है। अब शार्क फिश तो बड़ी है, पायलट फिश का शरीर छोटा है ना, तो इसको फायदा मिल रहा है, लेकिन शार्क को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। अगर हम बात करें शार्क एंड सकर फिश की, राइट डाउन शार्क फॉर ट्रेवलिंग। अब देखो बड़ी दूर तक यात्रा कर लेती है, कौन सी? ये जो सकर फिश है शार्क के ऊपर होती है। तो इस तरीके से बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं जो कमेंसलिज्म के दिए गए हैं। फाइनली आपको एक ही चीज समझना है कि कमेंसलिज्म का मतलब है कि एक स्पीसीज बेनिफिटेड होगी और दूसरी उसको ना तो बेनिफिट है और ना ही उसको कोई हार्म होता है। चलिए अब हम बात करेंगे फाइनली म्यूचुअलिज्म की। यस, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, फिर यहां से हम लोग सेशन को क्लोज कर देंगे। म्यूचुअलिज्म में बच्चों एक तरीके का ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि अगर साथ साथ हैं तो ही सरवाइव करेंगे और अगर ये एक दूसरे से अलग हो गए तो सर्वाइवल इनका मुश्किल हो जाएगा, दोनों की डेथ हो जाएगी। दिस इंटरैक्शन कंफर्म बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरएक्टिंग स्पीसीज। इस तरीके के इंटरैक्शन में दोनों ही स्पीसीज बेनिफिटेड होते हैं। जैसे आपको पता है लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होता है। यस, अब फंगी क्या कर रही है? बढ़िया मिनरल्स वगैरह उसको दे रही है सॉइल से। एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसाइज कर रही है, उसको फूड प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो लाइकेन का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। ओके, दूसरा आप देखिए माइकोराइजा के केस में, आप देखिए माइकोराइजा में क्या होता है कि फंगी और जो हायर प्लांट्स के रूट्स है इसके बीच में एसोसिएशन होता है। आपको पता है कि पाइनस का बीज तो कभी अगर उसमें माइकोराइजा ना हो तो पाइनस का बीज तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, मतलब पाइनस का जो सीड है कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। मतलब इस कैसा है ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। अगर आप हम बात करें, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं फिग की जो को इवाल्व, अगर हम बात करें जैसे ट्री, देयर इज ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप कभी कभी देखने को मिलता है। मतलब कभी कभी कोई ट्री जो है उसके पॉलिनेशन के लिए स्पेसिफिक ही पॉलिनेटर होगा, अगर वो पॉलिनेटर खत्म हो जाए तो स्पीसीज का पॉलिनेशन नहीं होगा, तो देखो एक स्पीसीज खत्म हुई तो दूसरी स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप है? ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। यस, अगर वो जैसे अगर पॉलिनेशंस के लिए वो पर्टिकुलर अगर पॉलिनेटर ना हो तो उस स्पीसीज का पॉलिनेशन ही नहीं होगा। ऑर्किड्स की बात करें, जैसे ऑर्किड और फाइरस, इसमें एक तो बहुत इंटरेस्टेड है। यहां पर क्या होता है कि प्लांट है ऑर्किड्स का, वो एक बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरल पैटर्न जब दिखाता है बम्बल्स बी के लिए, तो बम्बल बी एंड बी यहां पर स्यूडो कॉपुलेशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट, जिसको बोलते हैं श्योर पॉलिनेशन। इसको जरा यहां पे समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको, तब आपको समझ में आएगा। आप देखो यहां पर देखो ये ऑर्किड का प्लांट है, इसका जो एक पेटल है इसने क्या किया, बी के फीमेल जैसा पेटल्स बना लिया है। अब ये जो मेल है ये समझता है कि ये फीमेल है, तो इसके साथ मेटिंग के लिए यहां पर आता है, और जब ये आता है तो अपने
पैरों के साथ कुछ पॉलिन वगैरह भी ले आता है, तो वो इस फ्लावर में पहुंच जाते हैं। और जो दूसरा फ्लावर है, जो उसने इस तरीके का जो पेटल डेवलप कर लिया है, जो उसकी फीमेल जैसा दिखता है, अब जब वहां जाएगा तो वहां पॉलिन ले जाएगा। तो एक तरीके से ये जो इसमें क्या है कि ये इसको क्या बेनिफिट, कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, लेकिन खुद बेनिफिट ले रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, सोइंग बी ए पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर, वही चीज यहाँ पर दिखाई गई। और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डिसीज, जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर श्योर पॉलिनेशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने समझा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।